ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मारवा हाउस। अनिका जल्दी से अंडरग्राउंड लैब में चली जाती है और प्रीति सारी बातें अनिका को बता देती है। तभी अनिका के दिमाग में एक बात आती है। वो समझ जाती है कि यह सब सौम्या जानबूझकर कर रही है, क्योंकि वह चाहती है कि उसे नींद के इंजेक्शन की सेकेंड डोज दे दी जाए एक ही दिन में, जिससे कि उसका जो हार्ट बीट है वह उसे काम करना स्लो कर देगी, जिससे कि उसकी जान जा सकती है। अनिका जल्दी से प्रीति का वह कंधे से हाथ पकड़ती है। याद करके बताओ, तुमने वह डोज कितने घंटे पहले दी थी? तभी प्रीति कुछ याद करती है और फिर कहती है, दी, मैंने वो 10 बजे सुबह के आसपास ही दी थी। अब अनिका समझ जाती है। फिर प्रीति से अनिका पूछती है, उससे पहले तूने उसको कब दी थी? अब प्रीति कहती है, उससे पहले मैं सौम्या के पास नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं पता भूमिका दीदी ने उसको कैसे हैंडल किया था। अब अनिका जल्दी से प्रीति को वहीं छोड़कर उस केबिन की तरफ चली जाती है जिसमें पहले ही सौम्या को रखा गया था। दरवाजा खुलता है, तब यह खुद सौम्या भी समझ पाती है कि अब कौन आया होगा। अब वो अपनी तिरछी नजरों से देखते हुए कहती है, आ गई तुम? तुम्हारा ही इंतजार चल रहा था और तुम हो कि अभी आने में इतना समय लगा देती हो। बाकी सबसे तो कुछ नहीं हो पाया, तुम क्या कर सकती हो? तुम क्या चीज हो? तुम्हारी माँ की तरफ मैं भी तुम्हें तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दूंगी, जैसे तुम्हारी माँ तड़पी थी। और वो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस टाइम वहाँ से भाग गई। अब अनिका को यह बात सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसको इतना गुस्सा आता है कि अभी के अभी वह सौम्या का गला पकड़ के उसे जान से मार दे, लेकिन ऐसे बात नहीं बनती। अनिका अपने आप को शांत करती है। पीछे से रोहित अनिका के कंधे पर हाथ रखता है और उससे शांत रहने का इशारा करता है। अनिका अब शांत हो जाती है, लेकिन फिर सौम्या अपनी बातों से मुकरने वाली कहाँ थी। फिर आगे कहती है, तुम मुझे और दमयंती को मौत के घाट उतार कर और यह बाजी जीतना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी यह गलतफहमी है। अगर हमें मारने से ही यह चीज सॉल्व हो सकती थी तो कब की स्वाति मारने से पहले तुम्हें शांति मिलती। यहाँ पर शांति बनी रहती तो कब की स्वाति मल्होत्रा हम दोनों को मौत के घाट उतार सकती थी। लेकिन उसे भी पता है कि उसकी जान के दुश्मन एक या दो, 2 से 3 और 3 से 4 नहीं, बल्कि जिन लोगों को पावर ड्रग 16 से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, और वही तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। हमें मारने से कुछ नहीं होगा। अब अनिका भी यह बात बिल्कुल समझ जाती है कि यह बात बिल्कुल सही है। अब अनिका उसकी बातें सुनती है। फिर सौम्या अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, और रही बात मेरे जीने और मरने का, तो मुझे जीने और मरने का कोई दुख नहीं है। अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे बस यही दुख होगा कि मैं तुम्हारी कैद में हूँ। अगर तुम मुझे मौत के घाट उतार दोगी तो मुझे इसका भी कोई अफसोस नहीं होगा और न ही कोई गम होगा। चाहो तो तुम मेरे हाथ खोल दो और देख लो, मैं अपनी जान अपने आप ही ले सकती हूँ। अब अनिका भी यही बात समझती थी, इसलिए कब से उसने सौम्या के हाथ पैरों को अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी चेयर से ही बांधा हुआ था, क्योंकि अनिका को भी खुद पता था वो कितनी चालाक है और वह कैसे न कैसे रस्सियों को काटकर अपने आप को यहाँ से आजाद करा सकती थी। अब अनिका जल्दी से सौम्या की तरफ आगे बढ़ती है। फिर सौम्या कहती है, ऐसे मेरे पास क्या आ रही हो तुम? मुझे यह भी पता है तुम और कोई नहीं बल्कि एक ब्लैक कैट के नाम से भी फेमस हो। अब अनिका, जो कि कब से अनिका के यह सीक्रेट बस रोहित और खुद अनिका ही जानते थे, उसके बारे में यह कैसे जानती है? इसके लिए अनिका को अब समझ में आने लगता है और उसे शक भी होने लगता है। अब अनिका को समझने में देर नहीं लगती। अगर इसको पता है तो जरूर दमयंती भी इंपीरियल ग्रुप के ही मेंबर्स होंगे। अब अनिका तो थी, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था
कि आज इसने अपने मुंह से सब बातें उगल रही है। फिर अनिका कहती है, फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि दमयंती का होने वाला पति या फिर एक्स बॉयफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड कौन था। लेकिन सौम्या कुछ नहीं कहती और वो चुप हो जाती है। अब जो काफी टाइम से सौम्या हंस रही थी, उसकी हंसी गुल हो जाती है। अब अनिका समझ जाती है कि इसे जरूर किसी न किसी के बारे में तो कुछ न कुछ पता ही है, लेकिन यह बताना नहीं चाह रही। अब अनिका कहती है, तुमने इतनी सारी बातें मेरे बारे में जान ली और समझ ली, तो मुझे भी तो बता सकती हो। लेकिन सौम्या की डीठ बनकर चुप हो जाती है। अब अनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है, क्योंकि अनिका भी इसको और ज्यादा बर्दाश्त करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि अनिका फिर उसे लास्ट वार्निंग देते हुए अपनी उंगली उठाकर उसके सामने आकर कहती है, मैं तुमसे बिल्कुल आराम से पूछ रही हूँ, वो भी लास्ट बार पूछ रही हूँ। मुझे यह बताओ, तुमने हमारे बारे में इतना सब कहाँ से जाना? और अगर मेरे बारे में इतना जानती हो तो फिर तुमने मुझे छोड़कर मेरे भाई पर क्यों अटैक किया? उसे क्यों बंदी बनाया गया? यह सारी बातें अनिका अब सौम्या से पूछती है। फिर सौम्या के चेहरे पर अब वही स्माइल आ जाती है जो काफी टाइम पहले भी थी, लेकिन दमयंती का नाम आने से वह बिल्कुल शांत हो जाती है। लेकिन अब दोबारा से खुद अनिका का जिक्र आता है तो सौम्या हंसकर उसे जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है, क्योंकि वह अनिका की दुखती नसों को दोबारा से उधेड़ना चाहती थी। अनिका कहती है, मुझे बताओ तो सही। लेकिन अब सौम्या कहती है, अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें सारी बात बताने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन अनिका कहती है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरी इसके बाद मुझे ब्लेम मत करना, मैंने तुम्हारे साथ यह सब क्यों किया। लेकिन सौम्या कहती है, तुमने निपुण और लच्छू को देखा होगा, लेकिन तुमने अभी तक मुझे नहीं अच्छे से जाना। मैं हर टॉर्चर बर्दाश्त करने की क्षमता रखती हूँ। अब अनिका जल्दी से सौम्या के पीछे जाती है और अपने पॉकेट से कुछ सुइयां निकालती है और जल्दी से उसके नेक के पास और उसके ईयर्स के पास 2 सुइयां जल्दी से चुभा देती हैं, जिससे कि उसे इतना पेन होता है कि उसकी सांस भी ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके सांस लेने वाले पाइप में कुछ घुसा दिया है, जिससे कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब सौम्या तड़प उठती है और अनिका से अपने हाथ के इशारे से रुकने का इशारा करती है। अनिका जल्दी से उन सुइयों को वापस से निकाल लेती है। अनिका सुइयां निकाल चुकी थी, लेकिन सौम्या के आगे आ चुकी थी। उसने जल्दी से चेयर ली और उसके सामने आकर बैठ गई। अब उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, मैं तुमसे जो पूछूंगी तुम उसका आंसर देना। अब सौम्या थी जो कि घबरा चुकी थी और अनिका की तरफ हाँ में अपना सर हिलाती है। अनिका की धमकी का उस पर पूरा असर हो चुका था, क्योंकि अब उसे भी यहाँ से जाने का कोई भी जरिया नजर नहीं आ रहा था। वह जान चुकी थी कि अब अनिका से बचना उसके लिए मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि अब वह यह दर्द दोबारा बर्दाश्त कर सके। इसलिए अनिका के सवाल का आंसर देना ही उसे बेहतर लगा था। अब अनिका सौम्या से कहती है, तुम लोगों ने नकली आकाश को मारने की साजिश क्यों रची, जबकि वह तो दमयंती देवी का भेजा हुआ एक ही मोहरा था। अनिका की बात सुनकर सौम्या एक पल के लिए हैरान हो जाती है। फिर सौम्या हंसने लग जाती है और फिर कहती है, उस दिन रोहित की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। हमारा टारगेट आकाश नहीं बल्कि रोहित था। रोहित की किस्मत इतनी अच्छी थी मुझे नहीं पता था। अगर वह सब वहाँ पर होता तो शायद उसके साथ वह हादसा होता जो कि आकाश के साथ हुआ था। हमने आकाश की गाड़ी का एक्सीडेंट तब कराया था जब मिस्टर मारवा की ही गाड़ी थी। अब लेकिन जब हमने देखा कि उसमें से आकाश निकला तो हमने उसे ही बंदी बना लिया, क्योंकि हम अपने मिशन को सक्सेसफुल करना चाहते थे, क्योंकि यह भी तुम्हारे दिल के ही करीब था। इसलिए हमने उसे ही अपना बंदी बना लिया। अब अनिका अपनी बात को फिर आगे जाती हुए कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो। अब जो सौम्या कहती है, हाँ जो तुमने सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। वो सब प्लान हमने रोहित मारवा के लिए ही किया था, जिससे कि तुम आसानी से हमारे जंगल में आ जाओ और जो हमें चाहिए वह तुम्हें
हमें आराम से दे सको, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारे सबसे दिल के करीब रोहित ही है। खासकर तुम्हारे बच्चों से पहले ही रोहित तुम्हारे दिल के करीब है। अब जो कि रोहित पीछे खड़ा था, उसे भी अभी इस बात का पता चला था कि वह सौम्या के मुंह से ही अनिका अपने बच्चों से भी ज्यादा रोहित से प्यार करती है। अब अनिका को गुस्सा आ जाता है और यह एक जल्दी से पंच बनाती है और वह सौम्या के मुंह पर दे मारती है। अब सौम्या के मुंह से कराहने की आवाज आने लगती है और मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सौम्या थी कि अपनी बात को आगे कहती है, तुम मुझे और दमयंती को मारकर क्या साबित करना चाहती हो? क्योंकि हर कदम पर तुम्हारे नए दुश्मन उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि पहले भी हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे बारे में किसी को पता चलेगा, तो नए नए दुश्मन भी तुम्हारे बनते जाएंगे। इसलिए तो तुम्हारी माँ आज तक छुपी हुई है। अगर वह जिंदा है तो उसे भी पता था। अगर वह इस दुनिया यानी कि हम लोगों के इस समाज में रहती है, तो उसे हर दिन, हर पल, हर मिनट में एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। वह किसी को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने आप को ही अंधेरी दुनिया में रखना ही बेहतर समझा। अगर मेरा मानना है, जहाँ तक वो जिंदा है। अब सौम्या ठहाके लगाकर हंसने लग जाती है। अनिका को भी समझने में देर नहीं लगती। उसे आज समझ आ चुका था कि उसकी माँ हम सबके बीच क्यों नहीं रही, क्योंकि उसने अपने बेटी को छोड़ा था और क्योंकि अनिका को कहती थी काम करना, लेकिन अपना दिखावा किसी के सामने मत ले आना, यानी कि जो तुमने किया है उसको किसी के सामने मत जाहिर करना। अब रोहित की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मिस्टर रोहित, तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारी आकाश का एक्स, जिसे तुम्हारी माँ दिल जान से प्यार करती है, लेकिन लास्ट में वही खलनायक निकला और उसी ने ही तुम्हारा किडनैप पहले भी करवाया और अब भी एक्सीडेंट का सारा खेल रचा हुआ। तुम्हारे जो है उसी का सारा प्लान था। वह तुम्हें प्यार से हमेशा के लिए दूर करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही उसे आयशा मारवा उससे दूर हो गई थी। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में भी वह अनिका का खत्म करना चाहता था, तुम दोनों को अलग करना चाहता था। दरअसल उस दिन जब नकली आकाश का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन आकाश दमयंती देवी के एक प्लानिंग के चलते रोहित से मिलने उसे हेड ऑफिस गया था, जहां उसे वापस आते हुए टायर में पंचर हो चुका था, जिसके कारण रोहित ने उसे अपनी गाड़ी की चाबी दे दी ताकि आकाश अच्छे से अपने घर वापस जा सके। उस दिन ऐसे रोहित को अकेला बाहर जाते हुए देखकर दमयंती के सिपाहियों ने उस पर पीछा किया और उसका एक्सीडेंट करा दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस गाड़ी में रोहित नहीं बल्कि आकाश था। अनिका सौम्या से पूछती है, क्या अक्षय वर्मा भी दमयंती के इस काम में शामिल है? क्या वह भी पावर ड्रग के बारे में सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग हासिल करना चाहते हो? अब सौम्या अनिका से कहती है, हाँ, वह भी अमर जड़ी बूटी के बारे में जानता है और उसे विदेशों में सप्लाई करने का प्लान कर चुका है। दमयंती देवी के साथ मिलकर यह सब काम करने वाला है, जिसके बदले उसे रोहित की जान को मारने की बात उससे कही थी। लेकिन रोहित की तो किस्मत ही अच्छी थी, वह उस दिन उस कार में न जाकर वहीं पर रह गया था और उसके चलते आकाश गुलेरिया उस गाड़ी से आए थे और उसके साथ वह हादसा हो गया था। और धीरे धीरे रही बात उस नकली आकाश की, उसने दमयंती के बारे में या उसकी बात मानने के लिए इनकार करता रहा, क्योंकि वह कहीं न कहीं तुम्हारे सारे फ्रेंड्स यानी कि श्रेया के प्यार में गिर चुका था। इसलिए उसने सारे गलत काम करने से मना कर दिया था। इसलिए उसे जिंदा रहना हमारे खतरे से खाली नहीं था, इसलिए हमने उसे मारने का प्लान किया। अनिका जल्दी से सौम्या के पास जाती है और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मुझे यह सब बकवास नहीं सुनना। मुझे यह बताओ कि तुम्हारी जो फ्रेंड दमयंती है और तुम्हारा कोई तो, तुम दोनों का कोई तो आशिक होगा जो तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगाता होगा। क्या तुम किसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती होगी? अब क्योंकि सौम्या कब से बोली जा रही थी, वह चुप हो जाती है और जल्दी से अनिका की तरफ देखने लगती है। फिर कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वह जो उसका तरीका था उसे अनिका समझ पा रही थी कि इसे जरूर कुछ तो कुछ ऐसी बात पता है जिसे यह नहीं बता रही।
अब अनिका जल्दी से उसके पास जाती है और अपनी पॉकेट से वही सुइयां निकालकर उसको दिखाते हुए कहती है, अब दोबारा से ट्रीटमेंट स्टार्ट करूं? अब सौम्या कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे यह पता है कि हमारे गांव का नाम पाली था, बस। और दूसरी बात, जिस कॉलेज में पढ़े थे उस कॉलेज को तुम अच्छे से ही जानती हो कि वह कॉलेज कौन सा था, क्योंकि तुम्हारी माँ भी उस कॉलेज में पढ़ी है। अगर तुम्हें कुछ पता चल सकता है तो वहाँ पर हमारे कुछ लॉकर थे जो हमारे ही नाम से थे, लेकिन बीच में हमें वहाँ से वो जगह छोड़कर बीच में ही जाना पड़ा, जिसके कारण से हमारे लॉकर वो आज तक बंद है। इसलिए तुम वहाँ पर जाकर कुछ देख लो तो तुम्हें कुछ मिल सकता है। बस मैं तुम्हें यही बता सकती हूँ, इसके बारे में कुछ मुझसे भी नहीं पता। अब अनिका समझ जाती है कि जितनी बात इसने कही है वह बिल्कुल 100% सच है। इसलिए अनिका वहाँ से केबिन से बाहर जाने लगती है और फिर जल्दी से 2 कदम पीछे की तरफ मुड़ती है और फिर कहती है। रोहित भी अनिका के पीछे पीछे आने लगता है, लेकिन अनिका रोहित को बाहर जाने का इशारा करती है। अब रोहित बाहर प्रीति के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अनिका उस कमरे में जाकर कहती है, मुझे और मेरे रोहित और मेरे बच्चों को तुम छू भी नहीं सकती, क्योंकि आज तक तुम मेरी माँ का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और मैं तुम्हें यह सब क्या कह रही हूँ कि वह जिंदा है या फिर मर गई, जो भी है तुम्हारे सामने नहीं आई। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ जिंदा है, बिल्कुल स्वस्थ और तुमसे ज्यादा फिट, यानी कि यह कहे कि मुझसे ज्यादा फिट। अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो उसके बेटी का क्या बिगाड़ लोगी? क्योंकि माँ के साथ उसके बेटी और बेटे के साथ उसकी माँ का संबंध बहुत पुराना है। इसलिए तुम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम इस दुनिया में अकेली आई थी और तुम्हें इस दुनिया से अकेले जाना होगा। इतना बात कहकर अनिका केबिन का दरवाजा बंद करके आराम से धड़ाम से बंद करती है और बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अनिका अंडरग्राउंड लैब के अंदर ही थी, लेकिन रोहित बाहर आ जाता है। तभी प्रीति से सारी बातें करने लग जाता है और प्रीति कहती है, जीजू अंदर क्या हुआ? तभी रोहित कुछ कहता उससे पहले ही उसे दरवाजा खुलने की आहट सुनाई देती है। अनिका भी केबिन से बाहर आ जाती है, क्योंकि अनिका के चेहरे पर साफ साफ जाहिर हो रहा था। इसलिए रोहित और प्रीति दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर दोनों एक टक होकर अनिका की तरफ देखने लग जाते हैं। अब अनिका उन दोनों के पास आ जाती है, लेकिन उससे कोई भी बात नहीं करती। वह सीधा दूसरे केबिन की तरफ चली जाती है, जहां पर सीसीटीवी फुटेज साफ साफ बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि अभी लाइव में सौम्या के ही रूम को ओपन किया हुआ था। वहां पर जाकर अनिका कुछ देखने लग जाती है, क्योंकि वह सौम्या के चेहरे पर आए हुए चेहरे और चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस करना चाहती थी। जितनी बात उसने कही है कहाँ तक सच है और कितनी झूठ है, क्योंकि इसने मुझे 2 बार वज किया है। एक बार आकाश के बच्चे का डीएनए और दूसरा अब यह। अनिका काफी कंफ्यूज हो जाती है। यह सभी चीजें उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। फिर अनिका अपने आप ही सोचने लग जाती है कि मैंने इसे बता तो दिया है कि मेरी माँ जिंदा है, अब पता नहीं आगे यह कुछ करेगी या नहीं करेगी। इसके साथ मुझे आगे को क्या करना है। तभी अनिका अपनी आंखें बंद करके मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देखे जा रही थी। फिर अपनी आंखों को आराम से बंद कर लेती है। तब तक रोहित और प्रीति भी अनिका के पीछे पीछे आ जाते हैं। अब दरवाजे पर आहट होने के साथ साथ अनिका की आंखें खुल जाती है। तभी अनिका उन दोनों के देखे बगैर उन दोनों से कहती है, प्रीति चेयर पर बैठ जाओ। अब प्रीति चेयर पर बैठ जाती है और साथ वाली चेयर पर रोहित आराम से बैठ जाता है और स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यह देखो। अब ये दोनों देखने लग जाते हैं, लेकिन प्रीति को तो कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अनिका फिर प्रीति को कहती है, ध्यान से देखो, क्योंकि अब तुम्हें इसे हैंडल करना होगा जब तक मैं यहाँ नहीं आती, क्योंकि मैं और मिस्टर रोहित मारवा हम दोनों किसी जरूरी मिशन से बाहर जा रहे हैं। अभी हमें आज ही निकलना होगा, इसलिए मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि इसका प्रॉपर यहाँ पर आराम से बैठकर ध्यान रखना होगा।
अगर तुम इसके पास अंदर जाकर इस पर किसी तरह की निगरानी रखने की कोशिश करोगे तो कहीं न कहीं यह अपने आप को चोट पहुंचाएंगे, जिससे कि तुम्हें काफी इरिटेट होगा और तुम्हें इसे नींद का इंजेक्शन देना होगा। अब इसलिए अनिका अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, ध्यान रहे 24 घंटे में तुम इसे एक बार ही वह नींद की डोज दे सकती हो। अगर जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करना। अब प्रीति समझ जाती है, बस अपना मुंह बंद करके अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, जैसे कि कोई बच्चा अपनी गर्दन हिला रहा हो। यह सब रोहित देख रहा था। रोहित को कहीं न कहीं प्रीति की इस सिचुएशन पर हंसी भी आ रही थी। रोहित सोच रहा था कि प्रीति को अभी ओंकार के साथ इधर उधर घूमने जाना चाहिए और अपनी शादी से पहले की जो मस्ती है उसे एंजॉय करना चाहिए, लेकिन यह तो यहाँ खुद अनिका की एक मिनी रोबोट बनकर रह गई है जो अनिका के इशारों पर ही नाच रही है। रोहित अपनी हंसी को इतनी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। तभी प्रीति को भी रोहित के चेहरे पर हंसी दिख जाती है और तभी अपनी आवाज के इशारे से उसकी तरफ इशारा करती है। रोहित उसे चुप रहने का इशारा करता है, फिर दोनों की निगाह एक तरफ देखने लग जाती है। अनिका कहती है कि प्रीति, तुम्हें मजाक में नहीं लेना चाहिए, मैं तुम्हें सीरियस में बता रही हूँ। मुझे किसी मिशन के लिए बाहर जाना होगा, इसलिए यहाँ की देखरेख तुम्हें, भूमिका को और कौटिल्य तीनों को ही करनी है। प्रॉपर इस पर निगाह बनाकर रखनी है। तब तक मैं नहीं आती, उसके बाद मैं इसके साथ सोच लिया है जो मैंने इसके साथ करना है। आगे तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं मिशन पर हूँ तब तक तुम्हें ही यह इतना ही कहती है। अब अनिका चुप हो जाती है। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद अनिका जल्दी से उठती है और केबिन से बाहर जाने लगती है। उसके साथ ही रोहित भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब प्रीति आराम से उदास मन होकर आराम से बैठ जाती है, क्योंकि आज ही उसने रात को ओंकार के साथ डेट प्लान की थी, लेकिन वो तो फेल हो चुकी थी। अब प्रीति काफी उदास होते हुए सोच रही थी कि अब मैं ओंकार को क्या जवाब दूंगी, कहीं वो मुझसे इस बारे में नाराज न हो जाए। अब जो कुछ हो सकता है वह सिर्फ भूमिका और कौटिल्य ही मुझे बचा सकते हैं। अब उन्हीं के ऊपर मैं यह सब छोड़ दूंगी। तभी इतना सोचकर वो आराम से स्क्रीन की तरफ देखती रहती है। अनिका और रोहित दोनों अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। अनिका जैसे ही रोहित के साथ चलती है, अनिका रोहित को कोने मारते हुए कहती है, अभी अंदर तो तुम्हें बड़ी हंसी आ रही थी। तभी रोहित कहता है, तुम्हारी आंखें पीछे भी है क्या अनिका? और फिर कहता है, मिस्टर मारवा, मैं बंद आंखों से भी तुम्हें हरकत करते हुए तुम्हें पहचान सकती हूँ कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। मेरी निगाह प्रॉपर तुम पर बनी रहती है। फिर रोहित से कहता है, सच में अनिका, तुम्हें पीछे वाली आंखों से भी दिखता है? मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारी बैक में भी 2-2 आंखें हैं। अनिका कहती है और चलते हुए बोलती है, तुम्हें पता नहीं, इस हाफ स्क्रीन पर ही शो में दिखाई दे रही थी, लेकिन बाकी पर सारी की सारी ब्लैक थी और उस पर तुम्हारी जो परछाई थी साफ साफ तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन अच्छे से नोटिस कर रही थी। मैं स्क्रीन की तरफ देखकर अब रोहित के चेहरे पर हंसी आ जाती है और अनिका भी हंसने लग जाती है। दोनों आराम से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अनिका के चेहरे पर जो गुस्सा था वो अनिका शांत कर चुकी थी, क्योंकि अभी रोहित को इन सब बातों में नहीं उलझाना चाहती थी। क्योंकि अगर अनिका रोहित को समझाना चाहती तो वह समझा सकती थी, लेकिन उसने सब समय पर ही छोड़ दिया था। अब दोनों अपने रूम के अंदर जाते हैं। तभी अनिका रोहित से कहती है, अभी मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, उसके बाद हम चलने की तैयारी करते हैं। तब तक तुम भी अपना जरूरी का सामान जो है वो सब रख सकते हो। अनिका वॉशरूम में चली जाती है और जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाती है। रोहित ने अभी कुछ लैपटॉप और कुछ वायर्स और चार्जर वगैरह ही अपने बैग में अभी कैरी किया हुआ था। अनिका बाहर आती ही रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, अगर हो गया हो तो प्लीज एक बार चेक करके बात करके जल्दी से रेडी होकर चलो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हम किसी को बता के, यानी कि भूमिका और कौटिल्य को जरा सा भी भनक लगे।
अगर उन्हें पता चला तो वह हमारे जाने के लिए हमें फॉलो करेंगे और उन्हें मना नहीं कर पाऊंगी, और मैं उन्हें साथ में ले जाना भी नहीं चाहती। इसलिए हम दोनों को अकेले ही यहाँ से निकलना होगा। इसलिए तुम जल्दी करो। रोहित अब वॉशरूम में चला जाता है। अनिका भी जल्दी जल्दी से बाहर आकर अपना कुछ जरूरी सामान रख लेती है। उसके बाद अनिका को कुछ याद आता है। जल्दी से अपना फोन निकालती है और जो उसने मैसेज किया था उसके बारे में देखने लग जाती है, लेकिन उसका अभी तक कोई भी किसी ने रिप्लाई नहीं किया था। इसलिए अनिका जल्दी से अपने फोन को साइड से बंद करती है और वापस अपनी पॉकेट में रख लेती है। अब रोहित भी रेडी हो चुका था। वो अनिका से कहता है, अनिका चले अब। अनिका हाँ में अपना सर हिला देती है। दोनों अपना सामान उठाकर गाड़ी की तरफ बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अनिका और रोहित दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी को रोहित ड्राइव कर रहा था तो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था। साइड वाली सीट पर अनिका बैठी हुई थी। दोनों गाड़ी को स्टार्ट करके जैसे ही मारवा हाउस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो सामने से उन्हें भूमिका और कौटिल आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी अनिका रोहित से कहती है, रोहित अब तो हमें इन्हें बताना ही होगा, इसलिए गाड़ी को आराम से स्लो कर लेना। अब अनिका और रोहित दोनों ही गाड़ी लेकर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और भूमिका और कौटिल्य जो कि अनिका और रोहित को देखकर वहीं पर ठहर जाते हैं। अब अनिका गाड़ी से बाहर निकलती है और भूमिका से बातें करने लग जाती है। अनिका उस रात का जितना भी सौम्या ने उसे जो कुछ कहा था वह सब एक बार में सारी डिटेल्स में सारी बातों को बता देती है। तभी भूमिका कहती है, हमें भी अपने साथ ले चलो और उसके बाद हम उसके साथ जो करना है वह कर सकते हैं। यहाँ पर कौटिल्य और प्रीति है उसके देख रेख के लिए, लेकिन अनिका मना कर देती है। तभी भूमिका कहती है, एक से भले दो और दो से भले तीन और तीन से भले चार हो तो अच्छा काम और बेहतर अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन अनिका भूमिका को समझाते हुए कहती है, प्रीति भले ही डॉक्टर है लेकिन उसका दिल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वह सौम्या की ऐसी हरकतों को इग्नोर कर दे। कहीं न कहीं उसके दिल बिल्कुल सॉफ्ट है और वह इमोशनल करके ब्लैकमेल करके कहीं न कहीं वह अपने आप को छुड़वा सकती है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है और साथ ही कौटिल्य का भी। और रही बात मैं तुम्हें लेकर भी चलूं, लेकिन वहाँ पर हमें खुद नहीं पता कि हमें कितना टाइम लग सकता है। एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हमें खुद नहीं पता कि हमें कितने टाइम का वहाँ पर वक्त लगेगा। इसलिए जब तक हमें वो सबूत हमें नहीं मिलते तब तक हम वापस नहीं आएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों प्रीति का साथ दो और सौम्या का ख्याल रखो। लेकिन भूमिका ये बातों को मानने वाली नहीं थी। वो बार बार मना कर रही थी कि मुझे आपके साथ जाना है। तभी भूमिका रोहित के पास जाते हुए कहती है, भैया आप ही बोलो ना भाभी को, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। लेकिन रोहित कहता है, अनिका सही कह रही है, इसलिए तुम्हें यही रहना होगा। अब भूमिका समझ जाती है कि मेरा यहाँ रहना ही ठीक होगा, इसलिए वह अपना मन बना लेती है और फिर वह अनिका को कहती है, ओके भाभी आप जाओ और यहाँ की फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं और कौटिल्य है ना। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी, अगर आप चाहो तो कौटिल्य को अपने साथ लेकर जा सकती हो। अब कौटिल्य अपने गर्दन को हाँ में हिलाता है और फिर कहता है, मैम प्लीज मैं भी आप लोगों के साथ चल पड़ता हूँ। लेकिन अनिका और रोहित एक साथ मना कर देते हैं। अब रोहित भूमिका और कौटिल्य को कहता है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फोन करके तुम लोगों को वहाँ पर बुला लेंगे। लेकिन अब तक खुद हमें भी नहीं पता कि सिचुएशन कैसी है, उसको कैसे हैंडल करना है। जो हम ढूंढने जा रहे हैं वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहीं पर रहो, मारवा हाउस में ही, और खासकर सौम्या का अच्छे से ध्यान रखना। तभी दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी चलने लगती है। तभी अनिका भूमिका से कहती है, ध्यान रहे प्रीति को अकेला उस औरत के साथ बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। वह अपनी बातों के जाल में कहीं न कहीं प्रीति को फंसा लेगी। अब भूमिका हाँ में सिर हिला देती है।
अनिका की गाड़ी वहां से निकल जाती है, लेकिन भूमिका और कौटिल्य ने जब जैसे जैसे ही अनिका ने सौम्या के बारे में बातें बताई, वैसे वैसे भूमिका का दिमाग पूरा का पूरा गर्म हो चुका था। वह कैसे भी करके अपने दिमाग और अपने गुस्से को शांत कर करके आराम से अनिका की बातों को सुन रही थी। लेकिन अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया था, इसलिए वह कौटिल्य से कहती है, चलो जल्दी जल्दी हमें जल्द से जल्द अंडरग्राउंड लैब की तरफ जाना होगा। भूमिका को काफी गुस्सा आ रहा था। यह बात कौटिल्य भी समझ चुका था कि अब तो सौम्या की सामत आ चुकी है। अब उसे भूमिका के हाथों से पीटने से कोई नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ अब रोहित तो अनिका की गाड़ी हवा में बातें करते हुए सड़क पर दौड़ लगाने लग जाती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आसपास की गाड़ियों को खुद भी एहसास नहीं हो रहा था कि साथ में कोई गाड़ी यहाँ से गुजरी है। उन्हें बस एक सपना सा लग रहा था। दिल्ली के जो भीड़ भाड़ का एरिया था, उसे थोड़ी आगे की तरफ रोहित जैसे ही अपनी गाड़ी को स्लो कर लेता है, अब अनिका से पूछता है, अब यहाँ बिल्कुल शांत माहौल है और मैं आज तुमसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर हमें जाना कहाँ है। अभी तक तुमने मुझसे कुछ नहीं बताया। मैं अपने तरीके से इस गाड़ी को अभी तक हैंडल किए हुआ हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझे लोकेशन या फिर रास्ता नहीं बताओगे तो मैं इस गाड़ी को कहाँ तक लेकर जाऊँ और कौन सा स्टॉप है। अब रोहित की बात सुनकर अनिका रोहित से कहती है, मैंने सब वहाँ की सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर लिया है, क्योंकि वह एक कॉलेज है। इस कॉलेज का नाम विद्यापीठ कॉलेज है। यह एक बहुत पुराना दिल्ली का एक कॉलेज था, जो कि भीड़ भाड़ एरिया से काफी दिल्ली के बाहर बना हुआ था। अब रोहित कहता है, हम वहाँ पर कैसे एंट्री लेंगे। अनिका कहती है, यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, पहले मेरी बात को सुनो। रोहित अब चुप हो जाता है और अनिका की बातों को सुनने लग जाता है और गाड़ी को साइड में भी लगा देता है। तभी अनिका कहती है, वहाँ पर अनिका नहीं बल्कि डॉक्टर अमृता बच्चों को ज्यादा की कुछ चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए ही जा रही है। अब रोहित यह बात सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक अच्छी सी और प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रोहित बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। अनिका फोन में लोकेशन को डाल देती है और जल्दी से रोहित को लोकेशन के बारे में भी बता देती है और गाड़ी रोहित इतनी स्पीड से दोबारा से अपनी स्पीड को वापस पकड़ लेता है। गाड़ी हवा में बातें करते हुए रोड पर दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रोहित भले ही अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार अनिका के उदास चेहरे की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि अनिका कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। अब रोहित अनिका से कहता है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ अनिका। अनिका कहती है, यस मिस्टर मारवा, आप पूछ सकते हो। अब रोहित कहता है, तुम आंसर सही दोगी ना। अब अनिका कहती है, बात तो पूछो मिस्टर मारवा। तभी रोहित कहता है, क्या तुम मुझे भी छोड़ सकती हो किसी बात के लिए या किसी बात के चलते। अनिका जो कि बाहर की तरफ कब से देख रही थी, वह रोहित की बातें भी कर रही थी, लेकिन जब उसका चेहरा बाहर था। लेकिन यह बात सुनने के बाद रोहित की तरफ अपना चेहरा घुमाकर कहती है, मिस्टर मारवा, यह कैसा सवाल किया तुमने। अब रोहित बात को बदल देता है और फिर कहता है, अनिका कॉलेज आ चुका है, अब हमें नीचे उतरना चाहिए। अब अनिका कहती है, तुमने सवाल कैसे किया और यह सवाल का आंसर मैं तुम्हें मारवा हाउस जाकर ही दूंगी। अभी जिस मिशन के लिए, जिस काम के लिए आए हैं, हमें वह पूरा करना होगा। रोहित हाँ में अपनी सर हिला देता है, क्योंकि अब रोहित भी काफी कंफ्यूज था। जब से उसने अनिका को यह क्वेश्चन किया था, विद्यासागर कॉलेज, यह एक कॉलेज काफी पुराना था। अनिका और रोहित दोनों ही विद्यासागर कॉलेज पहुंच चुके थे। यह एक ऐसा कॉलेज था जहां पूरी इंडिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि पहले कम वैकेंसी होती थी और कम ही स्टूडेंट पर यहाँ पर एडमिशन हो पाता था, क्योंकि इस कॉलेज में पुराने समय से हर तरह की फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड की गई थी। पुराने समय में यह नंबर 1 पोजीशन पर कॉलेज था। अब काफी इसकी बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी और काफी हद तक टूट भी चुकी थी, लेकिन अनिका देख पा रही थी कि जैसा कॉलेज यह पहले था, बिल्कुल वैसा अब भी है।
इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, न ही इसमें कोई चेंज आया है। बिल्डिंग बिल्कुल हूबहू पुरानी बिल्डिंग के मुकाबले बिल्कुल वैसे ही है। हल्का फुल्का टूटा या फिर मरम्मत की गई थी। अनिका को इसकी इमारतों के बारे में सब इतना पता था। रोहित कहता है, तुम कैसे कह सकती हो कि यह बिल्कुल पुराने जैसे प्ले जैसा है? वैसा अब भी है। अब अनिका कहती है, मैं जब गुलेरिया हाउस गई थी तो मैंने राजीव गुलेरिया चाचू की जो कवर में एक एल्बम थी उसमें पिक फोटो देखी थी, तो उसके पीछे के बैकग्राउंड बिल्कुल हूबहू ऐसी ही थी जैसी उन फोटो में थी। अब रोहित समझ जाता है कि अनिका को तो कुछ हाथ लगा है, इसलिए वह चुपचाप रहता है और फिर आगे की तरफ अपनी कदम बढ़ा देता है। सभी स्टूडेंट को पता चल चुका था कि आज कॉलेज में डॉक्टर अमृता आने वाली है। सभी स्टूडेंट काफी एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए और उनके आउदे के बारे में कुछ ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट आजकल न्यू एडमिशन जितने भी थे सभी को अनिका से काफी उत्तेजना थी डॉक्टर अमृता से मिलने और उनके आयुर्वेद के बारे में जानने के लिए। उन्हें यह ज्ञान कहां से मिला और उनको ऐसा ज्ञान कैसे आता है? वह कैसे हर किसी की पौधों से किसी भी तरह की दवाई बना सकती हैं? हर चीज के बारे में उन्हें डीपली नॉलेज कैसे वह रखती हैं? उनके गुरु कौन थे? यह सब आज बच्चे अनिका से पूछने वाले थे।